Hello dear student, welcome back again on my YouTube channel Maths Nagar and GK Basti. If you have to practice more than questions, so you will join my Telegram channel Maths Dynamite Classes. इस पे PYQ, CYQ, DPPs, एटसेट्रा आपको मिल जाएंगी। उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम चैनल, इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले क्लास 11th और 12th के डाल रखे हैं हमने। रवि शर्मा 3097, इस पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले क्लास 11th एंड क्लास 12th के डाल रखे हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेट्स थ्योरी। सेट्स थ्योरी क्या है क्लास 11th में, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सेट्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो उससे पहले यूनिट के बारे में जान लेते हैं। आपको टोटल क्लास 11th में 5 यूनिट पढ़नी है। 5 यूनिट में कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, तो यूनिट फर्स्ट में आपका क्या क्या आता है। तो यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो आपका सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन और ट्रिगो मतलब ट्रिगोनोमेट्री, तो ये 3 चीज़ें आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़नी है। फिर जैसे ही यूनिट ख़त्म होगा उसके बाद में हम यूनिट सेकंड पे जब चर्चा करेंगे तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में सेट्स में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, मैथ्स मैजिक होने वाला है। तो बात को समझेंगे बहुत ही ध्यान से। तो सेट्स में हम पढ़ने वाले हैं सेट्स और उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ये सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द सेट ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम सेट कहेंगे। जैसे एक कलेक्शन होता है और एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बताओ आपके स्कूल में मोस्ट टैलेंटेड टीचर, तो अगर मैंने कहा आपके स्कूल में मोस्ट टैलेंटेड टीचर, तो फिर आप वहाँ पे ये डिफाइन नहीं कर पाओगे कि मोस्ट टैलेंटेड मतलब किस बिहाफ पे मोस्ट टैलेंटेड कहा गया है। अगर आपको एक कैटेगरी बता दी जाए कि मोस्ट टैलेंटेड इन इंग्लिश, तो वो सारे टीचर आप निकाल के एक साइड रखोगे, अब कहोगे ये वेल डिफाइन है क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज वेल डिफाइन हो गया है। बात समझ में आ रही है। फिर अगर आपसे ये कहा जाए कि मुझे बताओ कि एक सेट ऐसा लेते हैं कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, तो क्या ये वेल डिफाइन है, तो आप कहोगे ये वेल डिफाइन है क्योंकि इवन नंबर जो होते हैं वो सारे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से होते हैं एंड सो ऑन। तो आप उसमें वेरीफाई कर सकते हो क्योंकि वो वेल डिफाइन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ये पूछा जाता है कि क्या ये सेट है या नहीं है, तो उस कंडीशन में आप केवल इतनी बात सोचो कि ये जो सेट है ये सेट कब होगा। अगर मैं किसी व्यक्ति से पूछने जाता हूँ और उस कंडीशन में अलग अलग आंसर अगर मिलते हैं, पर्सन टू पर्सन वरी करता है अगर कोई आंसर, तो इसका मतलब फिर वो सेट नहीं है। जैसे मैंने कहा आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो किसी का आंसर कुछ आएगा, किसी का आंसर कुछ आएगा और अलग अलग आंसर आएंगे। तो अलग अलग जब आंसर आएंगे तो इसका मतलब ये सेट नहीं है क्योंकि वेल डिफाइन ही नहीं है। मैं कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 ऑल काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये क्या है, ये सेट है। तो जब उसको वेल डिफाइन तरीके से उसको वेल डिफाइन किया जा सके, ऐसे कलेक्शन को ही, ऐसे ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को ही हम सेट कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। मैं कहूँ सेट ऑफ वेजिटेबल्स, तो क्या ये सेट है, तो सेट ऑफ वेजिटेबल्स, हाँ सब्जियां ज़्यादा होती हैं बनी रहने दो, लेकिन सारी सब्जियां इस सेट में आ जाएंगी, इसका मतलब ये वेल डिफाइन है, तो इसीलिए ये क्या है, सेट है। मैं कहूँ सेट ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द वर्ल्ड, तो मुझे बताओ इन द वर्ल्ड अगर मोस्ट डेंजरस एनिमल की बात की जा रही है तो क्या ये सेट है, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है सेट, अभी आप कहोगे कि अभी कहा था सेट है, अब कह रहे हो नहीं है सेट। तो मोस्ट डेंजरस ये बात इसमें कह दी। अगर ये कहता केवल सेट ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड, तो तब मैं कह सकता था ये सेट है, लेकिन अब मोस्ट डेंजरस कह दिया तो ये वेल डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है वेल डिफाइन, क्योंकि किसी के लिए किसी की डेंजरनेस ज़्यादा होती है, किसी को शेर से डर लगता है, किसी को चूहे से ही डर लगता है, तो उस केस में सबके अलग अलग आंसर आ रहे होंगे। तो
तो इसीलिए क्या है, ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन ही नहीं है तो सेट होगा ही नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से हम सेट को डिफाइन करेंगे। फिर सेट्स की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताते हैं। तो सेट्स के बारे में केवल आप इतना जानो कि जब आंसर उसका पर्सन टू पर्सन बरी करे, क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पर्सन टू पर्सन बरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये सेट नहीं होगा। क्लियर सी बात, ये आप समझ लो। उसके बाद मैंने कहा इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो क्या होगी? तो यूजुअली द सेट आर डिनोटेड बाई, द सेट्स आर डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। तो हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे ना सेट को, तो सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करने का तरीका है सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल लेटर, कोई भी कैपिटल लेटर, कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है, एन डी, कोई भी कैपिटल लेटर, ETC, कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है। एंड इसके जो एलिमेंट होंगे, इसके जो एलिमेंट होंगे उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एलिमेंट ऑफ द सेट, एलिमेंट को ही हम क्या कहते हैं? एलिमेंट को ही हम मेंबर भी कहते हैं। तो एलिमेंट कहें या मेंबर कहें, मेंबर ऑफ दिस सेट। तो एलिमेंट या मेंबर ऑफ दिस सेट मतलब जो भी गिवन सेट है आपका, उस सेट का एलिमेंट कहें या मेंबर कहें, उसको हम डिनोट करते हैं इज डिनोटेड बाई लोअर केस लेटर। किससे डिनोट करते हैं? लोअर केस लेटर। लोअर केस लेटर का मतलब क्या होता है? A, स्मॉल b, C and D एटसेट्रा सो ऑन। ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी सेट को, मैं ये कह रहा हूँ, मान के चलो आपका सेट है, कोई भी ले लो, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो ले लिया हमने, लेस देन 10। तो लेस देन 10 ये कहाँ तक जाएगा? लेस देन 10 मतलब 9 तक जाएगा। तो ये हमने सेट ले लिया एक नेचुरल नंबर जो लेस देन 10 है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया? अगर मान लो डिजिट आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, डिजिट लिखेंगे, लेकिन अगर उसमें अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं तो उसको एलिमेंट में जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो अल्फ़ाबेट को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी भी फॉर्मेट में आपको लिखना है तो कितने फॉर्मेट में हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इसको ही हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम रूल मेथड भी कहते हैं, रूल मेथड। तो हमने जाना रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? तो रोस्टर फॉर्म के बारे में जानते हैं। रोस्टर फॉर्म बी लिस्टेड ऑल द एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास इन करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट में रखते हैं और सेपरेट करते हैं विथ कॉमास। तो कॉमा के द्वारा हम इनको सेपरेट करते हैं। तो हमने सबसे पहले आपको बताया, जैसे हमने कोई सेट ले लिया A, और मान लो सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? तो सेट ऑफ इंटीजर या सेट ऑफ होल नंबर ले लेते हैं। तो होल नंबर मतलब 0 से शुरू होता है, 1 2 3 और लेस देन 6। तो ये हो गया। तो मैं इसमें आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमने एलिमेंट यहाँ पे लिए हैं, मेंबर जो लिए हैं, ये एलिमेंट कहो या मेंबर कहो, ये जो हैं ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं? रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो सेट बिल्डर फॉर्म का फॉर्मेट आप हमेशा ध्यान रखना, ये एक विशेष प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा, स्पेशल प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट फॉलो द स्पेशल प्रॉपर्टी, मतलब जो भी गिवन प्रॉपर्टी रही होगी उसको हर एक एलिमेंट क्या कर रहा होगा? फॉलो कर रहा होगा, सेटिस्फाइड कर रहा होगा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे इसको ही हमको लिखना हो और किस फॉर्म में लिखना हो, मुझे लिखना हो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होती है? कहानी बात को समझो।
तो मैंने कहा कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को लिखना है, तो ए इज इक्वल टू, और मान लेते हैं कोई एक्स है और इसको हम कहते हैं सच दैट। इसको देखो एक्स ऐसे करते हैं तो उसको भी सच दैट कहते हैं, और ऐसे लिखते हैं तो उसको भी सच दैट कहते हैं। अभी बात खत्म नहीं हुई, तो एक्स सच दैट। अब इस एक्स के बारे में बताएगा कौन, तो इस एक्स के बारे में बताने वाला आगे आएगा। एक्स इज इक्वल टू मैंने कहा एन है, एक्स इज इक्वल टू एन है। तो अभी खत्म नहीं हुई ये बात, क्योंकि अभी तो एन हम कुछ भी डाल सकते हैं, एन इंटीजर डाल सकते हैं, होल नंबर डाल सकते हैं, एटसेट्रा कुछ भी। लेकिन इसके बारे में मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस सेट को, इस रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसको जब कन्वर्ट करें तो ये आना चाहिए, क्योंकि इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एन मैंने देखा जैसे ही, तो मैं कहूँगा एन बिलोंग्स टू होल नंबर। एन कहाँ से बिलोंग कर, एक्स इज इक्वल टू एन तो है, बट एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो एन बिलोंग कर रहा है इस होल नंबर से, सॉरी इस रोस्टर फॉर्म से। तो अगर एन इस रोस्टर फॉर्म से बिलोंग कर रहा है तो एन की वैल्यू जा कहाँ से कहाँ तक रही है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यार से। तो एन की वैल्यू 0 से और 5 तक जा रही है, मतलब 0 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है, एंड इसके बिटवीन सारे नंबर, ऑल नंबर्स आर इंक्लूडेड। तो बात को बहुत ध्यान से समझो। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 0 से ग्रेटर देन है, और इक्वल टू बराबर भी है, और 5 से छोटी है और बराबर भी है। इंक्लूडेड का मतलब यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं बस। ये बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक, और हम इसी तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं इसी रोस्टर फॉर्म का। उसमें केवल मुझको क्या लिखना होगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर। एक्स क्या है, होल नंबर है, और होल नंबर है एक्स। अगर होल नंबर है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो एक्स जो होल नंबर है वो 0 से छोटा है, सॉरी 0 से बड़ा और इक्वल भी है, और 5 से छोटा और इक्वल है। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, 0 to 5 एक्स की वैल्यू बिलोंग कर रही है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में मैंने कहा टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट के टाइप क्या क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ सेट में आप पढ़ोगे यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है, तो एक ऐसा सेट जिसने सभी सेट्स को कंटेन कर रखा हो, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे मैंने कहा आलू ले लो, पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, ये सब ले लो आप। तो ये वेजिटेबल्स जब आप ले रहे हो, मैं कहूँ इसका यूनिवर्सल सेट आप मुझे बताओ, तो आप कहोगे सेट ऑफ वेजिटेबल्स। भाई सेट ऑफ वेजिटेबल्स का ही तो ये सब सेट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सल सेट जो होता है उसके व्याप, उसके रिलेटिव जितने भी सेट आते हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपने पढ़ा होगा, पढ़ते आए हो, वेन डायग्राम ऐसे बनाते थे। तो इसमें कितने भी सेट आप ले लो, ए बी सी, ये सारे सेट ले लिए, लेकिन मैं इसके बाहर इसको क्या लेता था, यू, इसी को तो यूनिवर्सल सेट कहते थे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 सेट्स हमने ले रखे हैं, 3 सेट्स ए बी एंड सी, और तीनों के तीनों सेट, थ्राइस ऑफ सेट्स कंटेन यू ने कंटेन कर रखा है इन तीनों सेट्स को। तो मैं ये कह रहा हूँ यूनिवर्सल सेट जो सबको कंटेन करके रखे, उसके रिलेटिव। तो किसी सेट्स के रिलेटिव यूनिवर्सल सेट कैसे निकालते हैं वो आगे हम चर्चा करेंगे। यूनिवर्सल सेट के बाद में हम पढ़ते हैं सेकंड नंबर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ही बहुत ध्यान से समझना और बहुत ही बारीकी से समझते चले जाओगे तो आगे क्लास 12th में भी दिक्कत नहीं होगी। एम्प्टी सेट, इसको ही हम नल सेट कहते हैं, और इसको ही हम वॉइड सेट भी कहते हैं।
एम्प्टी सेट क्या होता है? ए सेट विच हैज नो एलिमेंट, एक सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ही ना हो, मतलब घर खाली पड़ा हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल ही खाली, तो उसको मैं कैसे डिनोट करूंगा? तो इसको डिनोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो ये करली ब्रैकेट बना के खाली छोड़ दो, खाली घर, ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। या फिर पाई से रिप्रेजेंट और करते हैं, तो एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। उसके बाद में थर्ड पे आते हैं, एम्प्टी सेट हो गया, उसके बाद सिंगलटन। जैसा कि नाम से ही दिखाई दे रहा है, सिंगलटन मतलब सिंगल। तो ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, इसमें केवल और केवल एक एलिमेंट होगा, ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट कंटेन्स दिस सेट। तो ये सेट केवल एक एलिमेंट को कंटेन करेगा। जैसे मैंने कहा कि इस तरीके से कोई करली ब्रैकेट बनाया और इसमें ए डाल दिया, तो ये क्या है? सिंगलटन, मतलब सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। ऐसे ही मान लो कोई और सेट बनाया और इसमें मैंने डाल दिया हाथी, तो एलिमेंट कितना है? तो एलिमेंट आप देखोगे तो एलिमेंट ओनली वन है। तो एलिमेंट अगर वन है तो वो सिंगलटन सेट होगा। उसके बाद में फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें मुझे पता है, मैं काउंट कर सकता हूँ कि इसमें कितने हो सकते हैं, टाइम कितना ही बेशक लग जाए, लेकिन मैं पता कर सकता हूँ कि इसमें फाइनाइट मतलब सीमित हैं एलिमेंट। अगर सीमित है, जैसे मैं कहूँ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 लाख, लेस देन 1 लाख या लेस देन एंड इक्वल टू 1 लाख, तो यहाँ से आप चलोगे 1 2 3 एंड डॉट सो ऑन, कहाँ तक? 1 लाख तक ना। तो 1 लाख तक जब आप जाओगे तो मुझे बताओ क्या ये फाइनाइट सेट है? तो आप कहोगे फाइनाइट सेट है। क्यों फाइनाइट सेट है? क्योंकि मुझे पता है इसके एलिमेंट जो भी हैं 1 लाख हैं। या ऐसे कोई भी सेट ले लो आप, उसमें आपको बताना हो, जब मैंने कहा सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, तो इसमें आप नहीं कह सकते कि फाइनाइट है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये फाइनाइट सेट इसलिए नहीं क्योंकि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाने जाऊँ तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो ये सेट ऑफ इवन नंबर होगा। तो ये कैसा है? इनफाइनाइट। तो जब भी आप एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते, अगर एलिमेंट काउंटेबल है तो फाइनाइट है, और एलिमेंट नॉन काउंटेबल है तो इनफाइनाइट है। जैसे कहा जाए सेट ऑफ ऑल एनिमल इन द वर्ल्ड, तो मुझे बताओ फाइनाइट है या इनफाइनाइट? तो ये फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने एनिमल हैं, बट इट ए बिग क्वाइट नंबर, ये बिग नंबर है जरूर, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं पता कर सकता हूँ कि कितने एनिमल हैं। तो उस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे हम? फाइनाइट सेट। क्लियर होगी बात? कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर किसको कहेंगे? एक कोई सेट दे रखा है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? गिवन सेट, अगर कोई सेट दिया है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मुझे पता करने, उसको ही हम कार्डिनल नंबर कहते हैं या कार्डिनलिटी कहते हैं किसी भी गिवन सेट की। तो एक अगर मुझे सेट दिया गया है जिसमें मुझे 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ए में एलिमेंट जो भी है उनका नंबर कितना है? तो 1 2 3, दिस इज द कार्डिनलिटी। तो इसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। क्लियर होगी बात? इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। तो इक्वल सेट क्या है? इक्वल सेट ऐसे सेट को हम कहेंगे जिसके, जैसे 2 सेट्स, हमने 2 सेट्स ले लिए, 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ द एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए।
मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेम सेम एलिमेंट होनी चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर डज नॉट मैटर और रिपीटेशन डज नॉट मैटर। इस बात को आप समझो। जैसे मैंने कहा कि कोई बर्ड है, फॉलो, इसका मुझको सेट बनाना है, और एक बर्ड है बॉल, इसका भी मुझे सेट बनाना है। तो बर्ड फॉलो का सेट बनाना है और बर्ड बॉल का सेट बनाना है। तो बर्ड फॉलो का जब आप बनाओगे एक सेट, तो मान लेते हैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बर्ड फॉलो में क्या क्या आ रहा है, तो एफ ओ एल ओ डब्ल्यू। तो एफ जो आ रहा है उसको एक बार लिख लो, ओ आ रहा है 2 बार तो उसको एक बार लिख लो, एल 2 बार आ रहा है 1 बार लिख लो, एंड डब्ल्यू 1 बार ही आ रहा है, इसको लिख लो। उसके बाद बर्ड बॉल का जब बनाओगे ना, तो उसको भी बनाओ, बी मान लेते हैं। तो देखो बॉल का बनाओगे तो डब्ल्यू ओ एल और एफ। तो ये दोनों के हमने बना लिया। अब ध्यान से देखो क्या ये बराबर हैं दोनों। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 3 4। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 4 हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इक्वल सेट है? हाँ, इक्वल तभी कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, मतलब इसके जितने भी एलिमेंट वो बी में होने चाहिए। तो मैंने कहा एफ इसमें है क्या, एफ है, ओ इसमें है क्या, है, एल इसमें एल है, डब्ल्यू। ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर कुछ भी हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, केवल एलिमेंट वो होने चाहिए सारी। ऐसे इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाए फिर क्या ये इक्वल सेट होगा? तब नहीं होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट मैचेज। तो हर एक एलिमेंट मैच करना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। इक्विवेलेंट सेट की बात करें तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम ऑफ बोथ। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए। तो मैंने कहा एक सेट ले लेते हैं, और ये ले लिया हमने यही ऊपर वाला एफ ओ एल डब्ल्यू, और दूसरा हमने ले लिया बी, इसमें हमने ले लिया 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अब मुझे बताओ क्या ये आपका इक्विवेलेंट सेट है? तो हाँ, ये इक्विवेलेंट सेट है। क्यों है? क्योंकि ए इज इक्वल टू एफ ओ एल डब्ल्यू 4 एलिमेंट, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, so we can say that this is the equivalent set. तो two sets are equivalent sets तभी होंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, कार्डिनलिटी इक्वल होगी। क्लियर हो गई बात? सबसेट और पावर सेट। सबसेट क्या होता है और पावर सेट क्या होता है, इन दो चीज़ों के बारे में और हम जानेंगे। कब हम कहेंगे ये सबसेट और ये पावर सेट क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा समझो। तो सबसेट जो भी होता है, सबसेट के बारे में बात अगर हम करें तो 2 सेट्स आप ले लो, कोई भी 2 सेट्स आपने ले लिए, तो कोई एक ऐसा सेट्स आपको उसमें से मिलता हो जिसके एलिमेंट दूसरे में भी हों। मैंने ये कहा कोई सबसेट में जैसे ले लिया ए, जैसे इसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, एंड एक और हमने ले लिया इसके 0 1 2 4 3 6 9, इस तरीके से एलिमेंट है। तो इसमें आपको ये बताना है कौन सा सबसेट होगा और कौन सा नहीं होगा। तो इस बात को समझो, क्या ए बी का सबसेट है? तो अगर ए के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर वो सभी एलिमेंट बी में मिलते हैं, तो फिर वो सबसेट क्या है? वो सबसेट है। वो सेट अगर 2 सेट्स दे रखे हैं, उसमें एक सेट के सारे एलिमेंट, सभी एलिमेंट दूसरे में मिल रहे हैं, इसका मतलब पहला वाला फर्स्ट वाला सेट सबसेट है दूसरे वाले सेकंड वाले सेट का। क्लियर हो गई बात? ये मिलने ही चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे 3 है और उसके बाद में जैसे यहाँ पे 3 है, इसको मिटा दिए, ये 3 अब नहीं है और इसमें 3 है, तो क्या हम ये कहेंगे कि ये सबसेट है? तो अब भी ये सबसेट है, क्योंकि 1 2 4
1 2 4 यहाँ मिल रहा है। लेकिन अगर मैं, बहुत ध्यान से समझना, लेकिन अगर मैं यहाँ से 1 को मिटा देता हूँ, अब मैं पूछूं क्या बताओ ए बी का सबसेट है, तो मैं कहूँगा अब ए बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो 1 2 4 है, लेकिन इसमें 1 तो आ ही नहीं रहा है। यानी इसके पहले वाले सेट के, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट बी ने कंटेन कर रखे हों, उस कंडीशन में ही हम कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का। तो अगर मान लो यहाँ पे ए है, तो अब हम इस कंडीशन में कहेंगे यहाँ 1 2 4 इसने एलिमेंट 1 2 4 एलिमेंट इसने कंटेन कर रखा है, मतलब ए जो है वो सबसेट है बी का। इस तरीके से सबसेट का साइन बनाते हैं और उसकी तरफ मुंह करते हैं जो इसका सबसेट है। तो ये ए जो है वो बी का सबसेट है। तो बी क्या है? ए का। बी ने कंटेन्स कर रखे हैं ए के एलिमेंट, तो बी इज द सुपर सेट। बी सुपर सेट है और ए सबसेट है। तो बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। बी सबसेट है और सॉरी ए सबसेट है और बी सुपर सेट है। कभी ऐसी कंडीशन आए कि ए और बी के एलिमेंट इक्वल हो जाएं, जैसे हमने एक सेट ले लिया ए जिसमें 1 2 और 4 है, और एक और सेट ले लिया बी जिसमें 1 2 एंड 4 है, तो अब मैं क्या कहूँगा? मैं कह सकता हूँ कि ये इसका सबसेट है, कह सकता हूँ ए सबसेट ऑफ बी एंड इक्वल टू, ऐसे भी कह सकता हूँ, या मैं ये भी कह सकता हूँ बी सबसेट ए इक्वल टू। तो इस कंडीशन में दोनों ही सबसेट हैं एक दूसरे के, दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं और दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये ए इज द सबसेट एंड इक्वल टू बी, बी इज द सबसेट एंड इक्वल टू ए। क्लियर हो गई बात? पावर सेट क्या है? तो पावर सेट जो, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सेट, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। मतलब कोई भी आपको सेट दे रखा हो, बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई भी आपको सेट दे रखा हो, उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, उन सबको एक सेट में डाल दो, उसको ही हम क्या कहेंगे? पावर सेट। इस बात को थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक सेट आपको दे रखा है ए इक्वल टू 1 2, ये सेट है, इसका पावर सेट मुझे बताओ। तो पावर सेट को जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ऐसे, पावर सेट ऑफ ए, अगर ए सेट का लिख रहे हैं तो पावर सेट ऑफ ए, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पावर सेट लिखना है तो इसके जो भी गिवन सेट दे रखा है उसके पहले तो आपको क्या लिखने होंगे? सबसेट लिखने होंगे। सबसेट कैसे लिखते हैं? तो हमेशा याद रखना एक बात कि जितने एलिमेंट होते हैं उतनी ही पावर कर दो। जैसे एलिमेंट होते हैं 2 की पावर 2, तो अगर 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर, हमेशा 2 की ही पावर करनी है। एलिमेंट जितने, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हैं उस गिवन सेट के 2 की पावर में डाल दो आप। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 2 है, तो 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट 2, तो यानी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब इसके जो सबसेट आएंगे वो कितने आएंगे? 4 आएंगे। अब अगर मैं इसके सबसेट लिखना स्टार्ट करूँ तो हमेशा याद रखना पाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। पाई जो होता है वो सबका ही सबसेट होता है। तो पाई तो पहले भूलना नहीं है, इसको लेना है। उसके बाद में सिंगल ले लो, एक बार सिंगल ले लो और इसको क्या करो? सेट में डालो, तब ये सबसेट होगा। उसके बाद में सेकंड इसको ले लो, इसको भी सेट में डालो, उसके बाद अब ये सबसेट होगा। अब उसके बाद में 1 और 2 ले लो और इसको सेट में डालोगे, अब ये सारे सबसेट हो गए। तो सबसेट इस तरीके से लिखते हैं, एक बार सिंगल सिंगल ले लिया, फिर एक बार इसको ले लिया और पाई सब में लेना है। अब ये जो आ गए हैं इन सबको उठा करके एक सेट में डाल दो। सेट में डालने का मतलब एक ऐसे ब्रैकेट लगाओ और इन सबको उसमें शिफ्ट कर दो, पाई और ये 1 और 2 और 1 2, तो इसको सबको इसमें शिफ्ट कर दिया। तो ये है पावर सेट ऑफ ई। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। तो जब भी पावर सेट लिखना हो तो जो भी सेट दे रखा है उसके सबसेट लिखो। सबसेट लिखने का तरीका ये है। उसके बाद उन सबको उठा के एक सेट में डाल दो, मतलब करली ब्रैकेट में डाल दो, तो ये आपका पावर सेट आ जाएगा। क्लियर है बात? ऑपरेशन ऑफ सेट्स, तो क्या क्या ऑपरेशन ऑफ सेट्स पे लगा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले
यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स मतलब यूनियन का साइन क्या होता है, तो ये यूनियन का साइन होता है। कोई भी 2 सेट्स आपको दे रखे हो, 3 सेट्स आपको दे रखे हो, उसका यूनियन लेना हो तो यूनियन लेने का मतलब होता है, जैसे कोई 2 सेट्स आपको दे रखे हैं, जैसे मैंने कहा एक सेट दे रखा है आपको ए बी सी एफ एम, ये सेट दे रखा है, और एक सेट आपको दे रखा है ए बी सी जेड, ये सेट आपको दे रखे हैं। दोनों सेट्स का यूनियन निकालो, तो यूनियन निकालना आसान होता है, ए यूनियन बी। ए और बी के दोनों के सेट्स के एलिमेंट एक एक बार लेने हैं, जैसे ए इसमें भी है इसमें भी है तो आपको एक बार ही लेना, बी इसमें भी है इसमें भी है तो एक बार ही लेना है, सी इसमें है इसमें एक बार लेना है, एफ इसमें है इसमें नहीं लेकिन लेना है, एक बार लेना है, एम लेना है, और जेड। तो ऐसे एलिमेंट जो एक एक बार ही लिए जाए उनको यूनियन कहते हैं। जैसे वेन डायग्राम से भी मैं इस बात को आपको दिखाना चाहूँ यहाँ, तो वेन डायग्राम अगर बनाओगे तो वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा ऐसे, और ये सेट बी, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए यूनियन बी का जो शेडेड पोर्शन होता है वो ये होता है, ये ए यूनियन बी का शेडेड पोर्शन ये होता है। क्लियर है? तो ए यूनियन बी मतलब ए भी और बी भी पूरा का पूरा सेट, और इसको ये वाला यूनिवर्सल सेट है। तो बात समझ में आ गई। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो इंटरसेक्शन का बेसिकली साइन ये होता है, इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो मान लो एक सेट आपको दे रखा है 1 2 5 एंड बी एक सेट दे रखा है, जैसे गिवन सेट 1 2 6 एंड 8, और मैं कहूँ इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, तो कॉमन पोर्शन ही इंटरसेक्शन होता है। तो दोनों में जो भी कॉमन हो तो कॉमन एलिमेंट आप लिख लो। तो ए इंटरसेक्शन बी जब आप निकालोगे तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या दिख रहा है, तो 1 है, 1 है तो 1 कॉमन है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो बस ये आ गया ये इंटरसेक्शन बी। मतलब दोनों का कॉमन रीजन आपको लिखना है, कॉमन पोर्शन आपको लिखना है, कॉमन एलिमेंट आपको लिखने हैं, वही आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होगा। डिसजॉइंट सेट, जब भी टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट देयर आर नो कॉमन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जब कॉमन नहीं होता है उस कंडीशन में हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट अगर हम करें इस तरीके से, तो ये उसके लिए हमने बना दिया ए इंटरसेक्शन बी के लिए, तो हमने बताया नहीं था ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला होता है कॉमन पोर्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी का होता है। जब कुछ भी कॉमन ना हो डिसजॉइंट के लिए, उस बात को यहाँ पे समझेंगे। जैसे मान लो एक सेट ये ए है, एक सेट बी है, ये ए है ये बी है, तो ए और बी के दोनों की कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब भी अगर डिसजॉइंट सेट की बात की जाए तो दोनों का इंटरसेक्शन लो और वो फाई आ जाए, फाई मतलब कुछ भी नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, इसका मतलब ये। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर फाई आता है तो उस कंडीशन में हम कह देंगे कि डिसजॉइंट सेट है। उसके बाद में डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट तो बहुत ध्यान से समझो, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी 2 सेट्स आपको गिवन है, इसको वेन डायग्राम से दिखाते हैं बहुत ही अच्छे समझ में आए आपको, ताकि ये मान लेते ए है और ये बी है, और आपसे कहा जाए ए माइनस बी हमको बताओ, तो ए माइनस बी बताने का मतलब ये है कि ए तो होना चाहिए पर उसमें बी नहीं होना चाहिए। तो इस पूरे में अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा क्या है ए, और इसमें इतना बी भी आ रहा है, इतना बी आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ए होना चाहिए मतलब बी नहीं होना चाहिए, इसको हम कहते हैं ए माइनस बी। और अगर मैं 2 सेट्स ले लूँ यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 2 5 9 एंड एक और सेट ले लेते हूँ यहाँ पे 2 5 9 एंड 11, अब मैं कहता हूँ ए माइनस बी आप फाइंड करके बताओ। तो ए के सारे एलिमेंट, ए के ऑल एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, ए के सभी एलिमेंट आप यहाँ पे लिखो, लेकिन बी के जितने भी एलिमेंट इसमें कॉमन हैं वो हटाओ। तो ए के जब एलिमेंट आप लिखने जाओगे तो 2
2 इसमें कॉमन हटाओ, 5 इसमें कॉमन हटाओ, तो अब जो ए में बचा तो 1 and 9। सेम अगर इसी तरीके से अगर हम b माइनस ए लिखें इन्हीं सेट्स का, b माइनस ए अगर हम लिखें इन्हीं सेट्स का, तो बहुत ध्यान से समझना, तो b माइनस ए, b के सारे एलिमेंट लिखो लेकिन a के सभी एलिमेंट हटा दो। तो a के एलिमेंट हटाओगे कौन से, तो इसमें b में 2 है, a में भी 2 है, नहीं लेना है, b में 5 है, a में भी है, तो a के हटाने, a के जो भी कॉमन है ना वो हटाने, तो 9 बचेगा ना और 11 बचेगा। तो यहाँ से आपने देखा a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, तो ये a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a माइनस बी b माइनस ए के इक्वल कब होगा, जब a और b सेट्स आर इक्वल सेट, दोनों सेट इक्वल सेट होंगे तो फिर a माइनस बी माइनस ए के बराबर होगा। तो डिफरेंट ऑफ सेट समझ लिया आपने। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन जो होता है वो इस तरीके से लगाते हैं, डेल्टा टाइप का बनाते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अब बात को समझो, सिमेट्रिक डिफरेंस की बात अगर हम करें तो जैसे मान लो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, आपको अगर वेन डायग्राम में दिखाना है तो उसका मतलब ये होता है कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें ये जो कॉमन रीजन है ना दोनों का, ए का और बी का जो कॉमन रीजन वो नहीं आना चाहिए, बाकी सब कुछ आना चाहिए। तो बाकी क्या क्या आ सकता है, तो बाकी ये आ सकता है और बाकी ये आ सकता है। तो इसको दिखाएंगे कैसे, तो इसको दिखाने के लिए ना सब भी सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो a माइनस बी मतलब अभी मैंने बताया ये वाला जो पोर्शन है ये a माइनस बी है और ये वाला पोर्शन है वो b माइनस ए है। इन दोनों का यूनियन ले लो तो मतलब इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट एक बार आएंगे, तो ये वाला कॉमन पोर्शन छूट जाएगा ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी 12th में आपको ये सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ने को मिलेगा, तब हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे इसको। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो एकदम। तो बात समझ में आ गई। तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस जब भी टू सेट्स का पूछा जाएगा तो a माइनस बी यूनियन ले लेना b माइनस ए के साथ। उसके बाद में डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ और पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो क्या कहता है, इस बात को थोड़ा समझिए। तो ए यूनियन बी अगर आपको लिखा है और उसका आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए यूनियन बी लिखा है उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसका मतलब बहुत ध्यान से समझो, ए कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन अंदर जाएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट इसको यूनियन को इंटरसेक्शन बना देगा और इस पे भी आएगा तो बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। ऐसा ही सेम ए यूनियन बी पे जैसा हमने अप्लाई किया वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी, उस पे कॉम्प्लीमेंट अगर लेना हो तो ए कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा ये और इस यूनियन को क्या बना देगा, सॉरी इंटरसेक्शन को यूनियन बना देगा और बी पे भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये दो रूल आपको ये दोनों ही याद होने चाहिए बाय हार्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में हम इसके कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और तो आपको ये कॉन्सेप्ट जितना भी हमने सिखाया है, बेसिक जितना भी सिखाया है वो यूज होगा। और जो यहाँ पे हमने बेसिक में कुछ चीज़ें नहीं कवर की हैं वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट हैं उसके, तो वो सवालों के ज़रिए हम आपके बिल्कुल ही क्लियर कर देंगे। और एक बार मैं फिर बता देता हूँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैथ्स डायनामाइट क्लासेस के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद में इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे 11th एंड 12th बेस्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले डाल दिए जाते हैं, तो वहाँ पे आप इम्पोर्टेंट फार्मूले देख सकते हो। हैंड रिटन नोट्स भी डाले जाते हैं, तो उससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। इसी के साथ हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। टेक केयर, गुड बाय।